हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलाइट टॉपर्स। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10th के साइंस के टेक्स्ट बुक के सीक्रेट मार्किंग। क्या बोला भाई मैंने? तो साइंस के टेक्स्ट बुक के सीक्रेट मार्किंग। ये जो सीक्रेट मार्किंग है ये हमें पता चलता है फ्रॉम द बोर्ड्स वाले लोग। जो बोर्ड्स वाले लोग हैं वो पेपर कहाँ से सेट करते, कैसे सेट करते, टेक्स्ट बुक के कौन से पॉइंटर्स को उठाते हैं और वहां से क्वेश्चंस बनाते हैं। ये सारा का सारा आपको आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 साइंस 2 का जो चैप्टर 1 है उसके अंदर आपको बताएंगे कि टेक्स्ट बुक का हर एक चैप्टर में से कौन से ऐसे लाइन इंपॉर्टेंट है जो आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में मिल सकते हैं, या फिर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है कि कौन सा टेबल इंपॉर्टेंट है। वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ और देखेंगे आज हम चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर साइंस 2 टेक्स्ट बुक, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो जब हम हेरिडिटी की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जिसको मैं आपको क्या बता रहा हूँ भाई सीक्रेट मार्किंग ये किसी को पता नहीं होती है, क्योंकि नॉर्मली जो यूट्यूब पे लोग पढ़ा रहे हैं वो आपको ये सब नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता है कि टेक्स्ट बुक के क्या क्या टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है। वो आपको सिर्फ टॉपिक बताएंगे, लाइन्स नहीं बताएंगे। तो लाइन्स बताने का काम यहाँ पर होगा। चलिए जब हम इसको फर्दर शुरू करेंगे तो फर्स्ट पेज, जब मैं फर्स्ट पेज पर आता हूँ तो यहाँ से मुझे सिर्फ 3 नाम याद रखना है, दैट इज फ्रेंच Francis Jacob Jack Monod proposed a model for process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cells। बराबर। इसके बाद फिर जब मैं नीचे जाता हूँ तो साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर। एग्जाम में तुम्हें 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस या फिर व्हाट इज द यूज ऑफ हेरिडिटी। बराबर। तो व्हाट इज द यूज ऑफ हेरिडिटी, तो तुम्हें यहाँ पर ये लिखना है। फिर यहाँ पर ऊपर अगर देखोगे तो और 2 नाम है, म्यूटेशनल थियरी ऑफ यूगोट्यूबेरिस, ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद जब हम इधर जाते हैं यहाँ से आपको क्या क्या पॉइंटर्स याद रखने को, ध्यान से सुनो। सबसे फर्स्ट आपको याद रखना है सेंट्रल डॉगमा। देखो सेंट्रल डॉगमा दिया है तो यहाँ ये आपका पूरा का पूरा यहाँ से इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन डीएनए, यहाँ से लेकर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू आरएनए, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा। फिर उसके बाद the sequence of nucleotide in mRNA being produced is always complementary to the DNA strand। तो यहाँ पर ये जो तुम्हारा complementary word है that can be your fill in the blanks का क्वेश्चन। फिर beside there is uracil in RNA instead of thiamine। तो DNA में थायामीन की जगह कौन बैठा है भाई? तो सॉरी, डीएनए में थायामीन है और आरएनए में कौन रहता है? यूरासिल। तो ये आपको 1 मार्क्स का को रिलेशन मिल सकता है। कैसे मिलेगा? ऐसा आपको डीएनए देंगे और डीएनए में बोलेंगे भाई थायामीन, और फिर यहाँ पर आपको देंगे आरएनए, तो आरएनए में थायमिन नहीं होता तो क्या होता है? यूरासिल होता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो मैं आपको लाइन तो बता रहा हूँ, उसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि वहां पर कैसे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो एंड में पसंद आएगी तो प्लीज इसे अपने 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और लास्ट में देखो दिया, दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। तो एग्जाम में तुम्हें डेफिनेशन पूछेंगे ट्रांसक्रिप्शन। चलो जब हम फर्दर मूव करेंगे तो ये वाले पेज पे अगर मैं आता हूँ तो ये सेकंड पेज है हमारा। सेकंड पेज पे हमको क्या क्या याद रखना है, ध्यान से देखिए। The mRNA formed in nucleus comes in cytoplasm। तो mRNA कहां पर बन रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। और वो कहां पर आ रहा है? साइटोप्लाज्म में। और वो अपने साथ क्या लेकर आता है? कोडेड मैसेज लेकर आता है। ये भी याद रखना, द मैसेज कंटेन्स द कोड फॉर अमीनो एसिड। फिर लास्ट में, द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, इट इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन। यहाँ पर आपको क्या वर्ड याद रखना है भाई? ट्रिपलेट कोडॉन। तो ट्रिपलेट कोडॉन का काम क्या रहता है, क्या यूजेस है कि वो क्या लेकर आता है? कोड फॉर ईच अमीनो एसिड। हर एक अमीनो एसिड का क्या लेकर आता है भाई? तो कोड लेकर आता है। तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है दैट इज डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ये तुम्हें नाम याद रखना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया था? तो 20 अमीनो एसिड के लिए डिस्कवरी में हेल्प की थी, और इनको क्या मिला था भाई? तो नोबेल प्राइज मिला था। फिर ईच एमआरएनए इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। यहाँ पर आपको सिर्फ ये याद रखना है ट्रांसलेशन का डेफिनेशन क्या होता है एंड व्हाट इज ट्रांसलेशन। एग्जाम में तुम्हें ये डायग्राम दिखाएंगे और डायग्राम दिखा के बोलेंगे कौन सा प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन का डायग्राम दिखा के पूछेंगे कौन सा प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। चलो इसके बाद जब आप नीचे आते हो, नीचे देखो एक वर्ड दिया रहेगा तुम्हें यहाँ पर ट्रांसलोकेशन। तो मैंने बताया ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। ये वाला डायग्राम तुम्हें दिखाएंगे और तुम्हें पूछेंगे किसके बारे में भाई? तो म्यूटेशन के बारे में। इसके बारे में म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिया रहेगा। समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन चेंज इट्स पोजीशन दैट कॉजेस अ माइनर चेंज व्हिच इज नथिंग बट द म्यूटेशन। और एग्जांपल अगर म्यूटेशन का पूछा तो ये यहाँ पर दिया है। एग्जांपल म्यूटेशन में कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया। तो एग्जाम में पूछा सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय व्हिच टाइप ऑफ
प्रोसेस, तो तुम्हें वहां पर क्या लिखना रहेगा, म्यूटेशन की वजह से। फिर नेक्स्ट आते हैं हम इवोल्यूशन में। यहाँ से आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको एग्जाम टेक्स्ट बुक से आपको एक क्वेश्चन करना है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इवोल्यूशन, राइट अ नोट ऑन इवोल्यूशन, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से करके रखना है, बस इतना ही है। इवोल्यूशन के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। एविडेंसेस में हम बात करेंगे। फिर यहाँ पर जब आप आएंगे तो इसमें से आपको क्या क्या पॉइंटर्स याद रखने, देखो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर 300 करोड़, ये पूरा का पूरा जब आप थियरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ते ना, मैंने अभी आपको जो राइटर शॉर्ट नोट बोला उसके अंदर आप ये सारी चीजों को क्या करने वाले भाई, तो कवर करने वाले। फिर इसके बाद जब हम आगे जाएंगे, दैट इज एविडेंसेस, याद रखना टोटल 6 एविडेंस है, और 6 के 6 एविडेंसेस में से आपको कुछ एविडेंसेस है जो बहुत अच्छे से याद रखना है। तो सबसे फर्स्ट आपका मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। जब मैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस पे जाऊंगा तो इसका आपको सिर्फ क्या याद रखना है भाई, तो एग्जांपल्स, जैसे ये डायग्राम दिखाएंगे और बोलेंगे कि कौन से टाइप का एविडेंस है, तो याद रखना इट इज अ मॉर्फोलॉजिकल टाइप ऑफ एविडेंस। और यहाँ से ना क्या क्या सिमिलैरिटीज शो करते हैं वो आपको एक बार देखना है। फिर आता है एनाटॉमिकल एविडेंस, ये डायग्राम दिखा के बोलेंगे विच टाइप ऑफ एविडेंस, तो तुम इसे क्या लिखोगे भाई, इट इज एनाटॉमिकल टाइप ऑफ एविडेंस। और यहाँ पर द सिमिलर इंडिकेट दैट, सिमिलैरिटी क्या क्या वो आपको याद रखना। सिमिलरली यूज ऑफ ईच ऑफ दोज इज डिफरेंट इन रिस्पेक्टिव एनिमल, जैसे ये तीनों, ये सब हैंड ही है बट सब में अलग अलग तरीके से वो क्या हो रहे हैं भाई, तो यूज हो रहे हैं। फिर इसके बाद आता है वेस्टिजियल ऑर्गन, इसको भाई ना एनवाईक्यू मार्क कर लो, एनवाईक्यू या फिर वेरी 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 आईएमपी, इंपॉर्टेंट मार्क करके। चलिए अब इसके अंदर से आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले तो आपको वेस्टिजियल ऑर्गन का क्या याद रहना चाहिए भाई, तो डेफिनेशन याद रहना चाहिए, डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन। और मैं यहाँ से अगर आपको पॉइंटर मार्क करके दूं, अगर हम यहाँ से मार्किंग लें तो सबसे फर्स्ट आपको देखो दिया, डीजनरेटेड और अंडरडेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सर्टेन डेवलपमेंट, ये आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से कुछ नहीं करना है। फिर such structure begins to degenerate under such situation as per the principle of natural selection, तो एग्जाम में पूछेंगे कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, तो वो आप बोलोगे नेचुरल सिलेक्शन। एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस, धीरे धीरे इनके अंदर क्या आता है भाई, तो चेंजेस आता है। ये सब इंपॉर्टेंट लाइंस है जिसे आपको क्या करनी है भाई, तो मार्क करके रखनी है। कि टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ये आपको नहीं करना है। Such organs are seen in different phase of disappearance. Such organ though non-functional in certain organism, it may be functional in other organism. ये आपको याद रखना है, जो एक ऑर्गेनिज्म में फंक्शनल नहीं है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में फंक्शनल होगा। जैसे जो हमारे बॉडी के लिए काम नहीं, जैसे हमारी बॉडी में एक होता है अपेंडिक्स, वो हमारे किसी काम का नहीं, बट वो जो हमारे ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली हमारे पास टेल बोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बट वो मंकी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको यहाँ से क्या करना है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ के रखना है कि कौन सी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे और आपको वो पीवाईक्यूज भी करके रखने हैं। एग्जाम में आपको डायग्राम बताएंगे और डायग्राम में पूछेंगे द डायग्राम अबाउट डायग्राम शोज विच टाइप ऑफ एविडेंसेस, तो तुम क्या लिखोगे, वेस्टिजियल ऑर्गन, बराबर। फिर आपको पूछेंगे कि गिव एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमंस, तो ये जितने दिख रहे हैं, विजडम टीथ हो गया, फिर आपका ईयर पिना हो गया, ये सारे आपके वेस्टिजियल ऑर्गन में आपको नाम लिखने हैं। फिर प्रिंसिपल पूछा तो नेचुरल सिलेक्शन आप लिखोगे। फिर इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट, दैट इज पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस, ये डायग्राम दिखाएंगे और ये डायग्राम है फॉसिल्स का, याद रखना पैलेंटियोलॉजिकल में फॉसिल्स का डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर देखो दिया डेफिनेशन, रेमिनेंट्स एंड इंप्रेशन ऑफ सच ऑर्गेनिज्म रिमेन प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड, दिस आर कॉल्ड एज फॉसिल। स्टडी ऑफ फॉसिल इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टडी इवोल्यूशन। तो एग्जाम में तुम्हें पूछेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, फॉसिल। अब यहाँ से ना आपको बहुत 2-3 चीजें याद रखनी है। देखो सबसे फर्स्ट है कार्बन कंजम्पशन से लेकर कंटिन्यूअसली, पूरा आपको लाइन याद रखनी है। इसके बाद फिर C2L इज नॉन रेडियो एक्टिव, याद रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक मेथड होगा कार्बन डेटिंग, देखो द टाइम पास्ड, यहाँ से मैं इसको अलग से मानता हूँ, द टाइम पास सिंस द डेथ ऑफ प्लांट और एनिमल कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ C14 एंड रेशियो ऑफ C14 टू C12 प्रेजेंट इन देयर बॉडी, दिस मेथड इज कॉल्ड एज कार्बन डेटिंग मेथड। तो एग्जाम में तुम्हें कार्बन डेटिंग पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये आपका यहाँ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसका यूजेस क्या है जरा देख लो। यूज में आपको पूछेंगे, इट इज यूज्ड इन पैलेंटियोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये आपको याद है। फिर इसके बाद जब हम नीचे जाएंगे तो ये डायग्राम आपको याद रखना है, ये डायग्राम के भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। डायग्राम देके आपको पूछेंगे कि कौन से सेगमेंट्स यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या देखो, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राउंड लेवल एंड फॉसिल्स। फिर इसके बाद जब आप यहाँ पर एंटर लेते हैं, दिस इज नथिंग बट योर कनेक्टिंग लिंक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस बार भी आप शायद
बोल सकते हैं कि आप ये डायग्राम दिखा के आपको पूछ लें कि ये 3 डायग्राम दिखाते हैं, 3 मार्क्स के लिए पूछेंगे कि कनेक्टिंग लिंक क्या होता है और कौन से कनेक्टिंग लिंक है ये और किसके साथ कनेक्टिंग। इसके आंसर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। जब हम कनेक्टिंग लिंक की बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक आपको डेफिनेशन याद रखना है, रिलेटेड टू डिफरेंट ग्रुप हेंस दे आर कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक। फिर एग्जांपल में आपको दिया, एग्जांपल अलग पेन से मार्क करता है, एग्जांपल इन पेरिपेटस क्या क्या कैरेक्टर है और वो किसके साथ सिमिलैरिटी शो कर रहा है। आर्थ्रोपोड दिस इंडिकेट्स द पेरिपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो पेरिपेटस किसके बीच में, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा। सिमिलरली डक बिल्ड प्लैटिपस लेज एग लाइक रेप्टाइल्स बट शो रिलेशनशिप विद मैमल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स एंड हेयर। तो डक बिल्ड प्लैटिपस किसके साथ ग्रुप बना रहा है भाई, तो रेप्टाइल्स के साथ बना रहा है और मैमल्स के साथ बना रहा है। तो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। इसके बाद आता है आपका लंग फिश। देखो जब हम लंग फिश की बात करते हैं तो लंग फिश परफॉर्म्स रेस्पिरेशन विद लंग इररिस्पेक्टिव ऑफ विंग फिश। दिस एग्जांपल इंडिकेट्स दी मैमल्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस फ्रॉम फिशेस। बराबर, तो ये आपको किसके बीच में बताता है डिफरेंस। एक आपको बताएगा दिस एग्जांपल इंडिकेट मैमल्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स एंड ये एम्फीबियन और फिशेस के बीच में डिफरेंस बताएगा कौन, लंग फिश। लंग फिश आपको कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में जो है, एम्फीबियंस एंड फिशेस। अब यहां से आपको या तो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे भाई, या तो आपको ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, या तो आपको डायरेक्ट 3 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, 3 क्वेश्चन पूछ के, या तो फिर आपको मिलेगा मैच द कॉलम। क्या मिलेगा, मैच द कॉलम। ये सारी चीज आपको यहां से मिलेगी। अब जब इसके बाद आप नेक्स्ट पे जाओगे तो दैट इज योर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में तुम्हें डायग्राम दिया जाएगा, डायग्राम देके तुम्हें पूछेंगे क्या क्या पूछेंगे। देखो यहाँ पर comparative study of embryonic development stages of various vertebrates shown in the during initial show similarity during initial stages and those similarities decrease gradually। मतलब स्टार्टिंग के स्टेज में सब लोग सिमिलर हैं और जैसे जैसे ये स्टेज यहाँ से यहाँ पहुंचता है तो सब लोग अलग अलग हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ से आपको डार्विन्स थियरी पढ़ना है, डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसमें इनका बुक क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये आपको याद रखना है। और ही पब्लिश द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन व्हिच प्रीचेस, क्या प्रीच करता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। डार्विन का थियरी आ गया, मतलब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब जो फिट है वही सर्वाइव कर पाएगा। फिर यहाँ से आपको ये भी याद रखना सम ऑफ द मेन ऑब्जेक्शन। तो 3 ऑब्जेक्शन है, तीनों ऑब्जेक्शन को आपको क्या याद रखना है, याद रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कभी कभार आपको डायरेक्ट 3 मार्क्स, देखो 3 है तो 3 मार्क्स के लिए पूछेंगे राइट द ऑब्जेक्शंस ऑफ डार्विन्स थियरी। नेक्स्ट इसके बाद हमारी एंट्री होगी लमार्किज्म में। लमार्किज्म में सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ से बात करना, देखो the morphological changes occurring in living organism are responsible for evolution. The reason behind this morphological changes is activity of laziness of that organism। और सेकंड होता है ही called this principle, कौन सा प्रिंसिपल है, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो याद रखना अगर तुमको यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन मिल रहा है मतलब वो किससे रिलेटेड है, लमार्किज्म से रिलेटेड। फिर यहाँ पर आपको एक्वायर्ड कैरेक्टर, ऑल द एग्जांपल्स आर टाइप ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो उसके लिए तुम्हें ये सारे के सारे पैटर्न पढ़ने, यहाँ से तुम्हें किसका एग्जांपल मिलेगा भाई, तो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का एग्जांपल मिलेगा। एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, दिस इज कॉल्ड एज थियरी ऑफ इनहेरिटेंस और एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और लमार्किज्म। और ये जिराफ दिख जाएगा तो समझ जाना कि लमार्किज्म है। फिर यहाँ पर आप आएंगे नीचे तो डेवलपमेंट, देखो द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर which it has acquired to the next generation. This is called ancestry of acquired characters। ये भी पॉइंटर आपको याद रखना है, ancestry of acquired character ये पूछ सकते। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट फर्दर मूव करूंगा तो मेरा टॉपिक आता है स्पीसिएशन। और स्पीसिएशन 2 चीजों पे डिपेंड करता है, जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। याद रखना किसके ऊपर डिपेंड करता है, जेनेटिक वेरिएशन। चलो इधर मैं मार्क कर देता हूँ। Species is the group of organisms that can produce fertile individual through natural reproduction. Each species grow in each species grow in specific geographical condition. Their food habitat and reproductive ability and period is different. Our genetic variation is responsible for formation of new species from earlier। तो सिमिलरली जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन लीड्स टू स्पीसिएशन। तो स्पीसिएशन किसकी वजह से होता है, जोग्राफिकल, स्पीशिएशन किसकी वजह से होता है, याद रखो यहाँ पर दिया, देखो जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से क्या होता है, स्पीशिएशन होता है। तो ये आपको याद रखना। फिर इसके बाद जब हम एंट्री करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन में, ह्यूमन इवोल्यूशन में तुमको सबसे पहले का पहले ये डायग्राम याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है रिमेनिंग एप लाइक एनिमल, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, यहाँ तक। फिर इसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पर फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल वाज इन द फॉर्म ऑफ रैम्पेथिकस, रैम्पेथिकस के फॉर्म में
फिर इसके बाद जब आप और नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पर आपको याद रखना था मॉर्फोलॉजी ऑफ द ह्यूमन लाइक एनिमल स्टार्टेड टू अपीयर लाइक टू द मेंबर ऑफ जीनस होमो। तो ये आपको डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन का डायग्राम याद रखना है। ये डायग्राम दिखा के आपको पूछेंगे यहाँ पर कौन सा डेवलपमेंट होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा दिस डायग्राम शोज द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन ऑफ ए ह्यूमन। फिर evolution of upright man continued in the direction of developing its brain for the period of 1 lakh year and meanwhile it discovered the fire। तो यहीं पर फायर डिस्कवर होता है। ब्रेन ऑफ 50,000 ईयर ओल्ड man sufficiently evolved the extinct class and the member of the class wise man called as homo sapien। तो एग्जाम में तुम्हें पूछेंगे वाइज मैन को दूसरा नाम साइंटिफिक नेम क्या है, तो होमो सेपियन। एंड निएंडरथल मैन कैन बी कंसीडर्ड एज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइज मैन। तो अगर हमें वाइज मैन का एग्जांपल पूछा तो वो आपको क्या लिखना रहेगा, निएंडरथल। एंड दिस वाइज मैन, इनको फायर के बारे में पता था। किसके बारे में पता था भाई, तो फायर के बारे में। ये छुपा हुआ क्वेश्चन है, वो लिख के रखना। फायर के बारे में सिर्फ किसको पता था, तो वाइस मैन को पता था। और इन्होंने ही क्या शुरू किया, फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर शुरू किया। क्या शुरू किया, एग्रीकल्चर। तो याद रखना वाइस मैन से ज्यादा चीजें कनेक्टेड है। इसके बाद देखो क्रो मैग्नॉन इवॉल्व अबाउट 50,000, इसकी जरूरत नहीं होगी। हाँ देखो इधर दिया, वाइस मैन स्टार्टेड द प्रैक्टिस to practice the agriculture. It started the rear cattle herd and established the cities. Cultural development took place. Art of writing was invented बहुत पहले। तो यहाँ से आपको कुछ याद रखना नहीं, खाली याद रखना आपको होमोसेपियन। होमोसेपियन को बोलते हैं वाइज मैन। वाइज मैन को क्या पता था, फायर के बारे में पता था, और वाइज मैन को एग्रीकल्चर के बारे में पता था। और वाइज मैन का जो ब्रेन था वो बहुत ज्यादा डेवलप था। अच्छा, वाइज मैन का ज्यादा डेवलप था कि क्रो मैग्नॉन का, तो क्रो मैग्नॉन का बहुत ज्यादा डेवलप था एज कम्पेयर टू वाइज। क्योंकि जो मेरे निएंडरथल है, दो निएंडरथल ही कन्वर्ट किसमें होते हैं, वाइज मैन में कन्वर्ट होते हैं। सब निएंडरथल को हम क्या बोलते हैं, वाइज मैन। और वही जो मेरे निएंडरथल है, दे आर गोइंग टू बी ट्रांसफर या फिर इवॉल्व इन क्रो मैग्नॉन वाले पार्ट। तो ऑब्वियसली जो मेरा क्रो मैग्नॉन होगा वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल होगा एज कम्पेयर टू निएंडरथल। तो ये हो गया पूरा टेक्स्ट बुक का इंपॉर्टेंट मार्किंग कि इस चैप्टर से आपको क्या क्या करना है। तो आई होप आपको ये मार्किंग समझ में आई रहेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको चीजें समझ में आई कि हाँ भाई यहाँ से कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही, कुछ नए पॉइंटर्स मिल रहे हैं, कुछ नई टेक्निक्स मिल रही, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना, वीडियो को लाइक किए बिना तो जाना मत, बराबर। शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। फिर उसके बाद आपको क्या होगा पता है, नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। कैसा होता है कि आप वीडियो देख के चले जाते हो तो वापस आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता, बराबर। तो अगर आपने चैनल को शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है, या फिर आपने वीडियो को लाइक भी किया है, तो नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पर क्या क्या चल रहा है और क्या क्या चीजें, कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एवरीवन एंड टेक केयर।